तो जो दंगल होते थे दोस्तों, हर गांव में दंगल होते थे, ठीक है। विभिन्न खेल नाट्य होते थे दोस्तों, ठीक है, जगह जगह पर। लेकिन आज दोस्तों उन सब का अस्तित्व है वो मिट गया है इस भौतिकवादी संस्कृति में, विदेशी सभ्यता में दोस्तों। और जो आधुनिकता की जो एक गंदी सोच है उसके चक्कर में दोस्तों हम अपनी संस्कृति को, अपने आचार व्यवहारों को, अपनी जो सनातनता है उसको दोस्तों हम भूलते हुए जा रहे हैं। तो चलिए अब हम पढ़ते हैं सीधे ही पहलवान की ढोलक। जाड़े के दिन थे, अमावस्या की रात ठंडी और काली। मलेरिया और हैजे से पीड़ित गांव भयार्थ यानी कि भय से शिशु की तरह थरथर कांप रहा था। पुरानी और उजड़ी बांस फूल की झोंपड़ियों में अंधकार और सन्नाटे का सम्मिलित साम्राज्य, अंधेरा और निस्तब्धता। तो दोस्तों ये होता है दोस्तों देश काल और वातावरण। जब कोई भी आप कहानी लिखते हैं तो एक तत्व होता है देश काल और वातावरण, कि उस समय की परिवेश की, यानी कि आप मान लीजिए 16वीं शताब्दी की कोई रचना लिख रहे हैं तो 16वीं शताब्दी में किस प्रकार का वातावरण था, किस प्रकार का वहाँ पर दोस्तों देशकाल था, किस प्रकार की परिस्थितियाँ थी, ठीक है। चीज़ें दोस्तों उसी हिसाब से आपको लिखनी पड़ेंगी। ये नहीं कि आप मोबाइल फ़ोन का यूज़ करना है वो 16वीं शताब्दी की रचना में आप बता दें, तो वहाँ पर उस समय मोबाइल था ही नहीं, ठीक है। संदेश वाहक था तो वो डाकिया ही आपको वहाँ पर बताना पड़ेगा। अंधेरी रात चुपचाप आंसू बहा रही थी। निस्तब्धता करुण सिसकियों और आहों को बलपूर्वक अपने हृदय में ही दबाने की चेष्टा कर रही थी। तो दोस्तों यहाँ पर मानवी का अलंकार है, ठीक है, कि अंधेरी रात चुपचाप आंसू बहा रही थी, निस्तब्धता करुण सिसकियों आहों को बलपूर्वक अपने हृदय में ही दबाने की चेष्टा कर रही थी। इन पंक्तियों को देख करके आपसे पूछा जा सकता है कि कहाँ से ली गई हैं, तो पहलवान की ढोलक से ली गई हैं। आकाश में तारे चमक रहे थे, पृथ्वी पर कहीं प्रकाश का नाम नहीं। आकाश से टूटकर यदि कोई भावुक तारा पृथ्वी पर जाना भी चाहता तो उसकी ज्योति और शक्ति रास्ते में ही शेष हो जाती। यानी कि बहुत गहन अंधकार है दोस्तों, गहन अंधकार की रात्रि है, जाड़े की रात्रि है, उसका वर्णन किया है। अन्य तारे उसकी भावुकता अथवा असफलता पर खिलखिलाकर हंस पड़ते थे। सियारों का क्रंदन, पेचक की डरावनी आवाज़ कभी कभी निस्तब्धता को अवश्य भंग कर देती थी। गांव की झोंपड़ियों से कराहने और कै करने की आवाज़ हे राम हे भगवान की टेर अवश्य सुनाई पड़ती थी। बच्चे भी कभी कभी निर्बल कंठों से माँ माँ पुकार कर रो पड़ते थे। इससे रात्रि की निस्तब्धता में विशेष बाधा नहीं पड़ती थी। यानी कि थोड़ी बहुत यदि कोई बच्चा रो भी पड़ता था तो भी दोस्तों रात्रि का सन्नाटा था वो बहुत गहरा था, उससे उनमें कोई भी बाधा नहीं पड़ती थी। तो यहाँ पर दोस्तों ये किस प्रकार जाड़े का ऋतु है और किस प्रकार की भयानक अंधेरी रात है, इसका दोस्तों यहाँ पर सजीव चित्रण है वो रेणु के द्वारा किया गया है। कुत्तों में परिस्थिति को ताड़ने की एक विशेष बुद्धि होती है। तो ये कथन दोस्तों आपसे पूछा जा सकता है कि किस कहानी से उद्धृत है, तो ये कथन आपका पहलवान की ढोलक। वे दिन भर राख के घूरों पर गठरी की तरह सिकुड़कर मन मारकर पड़े रहते, संध्या या गंभीर रात्रि को सब मिलकर रोते थे। रात्रि अपनी भीषणताओं के साथ चलती रही और उसकी सारी भीषणता को ताल ठोककर ललकारती रहती सिर्फ पहलवान की ढोलक। संध्या से लेकर प्रातःकाल तक एक ही गति से बजती रहती, चटधा गिड़धा चटधा गिड़धा, चटधा गिड़धा चटधा गिड़धा, यानी कि आजा भिड़ जा, आजा भिड़ जा। तो दोस्तों सबसे आपको इस कहानी में जो सबसे ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत है वो है दोस्तों इन शब्दों के अर्थ, कि चटदा गिड़धा का क्या अर्थ है, आजा भिड़ जा, आजा भिड़ जा। बीच बीच में चटाक चटदा यानी उठाकर पटक दे, उठाकर पटक दे। तो आप ऐसे शब्दों को दोस्तों एक तरफ लिखें कि चटदा गिड़दा आजा भिड़ जा, आजा भिड़ जा। चटाक चटदा यानी कि उठाकर पटक दे, उठाकर पटक दे। तो ये शब्द हैं दोस्तों, यहाँ से यदि कोई भी दोस्तों कठिन क्वेश्चन हुआ तो इन्हीं शब्दों से दोस्तों वो पूछ सकता है। यही आवाज़ मृत गांव में संजीवनी शक्ति भरती थी। यानी कि आपको पूछा जाए कि पहलवान की ढोलक पाठ के अनुसार है वो गांव में संजीवनी शक्ति भरने का कार्य कौन करता था, तो दोस्तों पहलवान है जाएगी, ठीक है। पहलवान की जो ढोलक है दोस्तों उसको बजा करके वो अपनी संजीवनी शक्ति भरने का कार्य करता था। लुट्टन सिंह पहलवान, तो दोस्तों किस पहलवान का जिक्र है, पहलवान का नाम क्या है, लुट्टन सिंह। यों तो वह कहा करता था, लुट्टन सिंह पहलवान को होल इंडिया भर के लोग जानते हैं। तो ये दोस्तों आपका पहलवान है, चटदा गिड़दा आजा भिड़ जा, आजा भिड़ जा, ठीक है। तो यही आपसे शायद पूछा जा सकता है। किंतु उसके होल इंडिया की सीमा एक जिले की सीमा के बराबर ही हो। यानी कि मान कि एक जिले का पहलवान था लुट्टन सिंह पहलवान,
तो वो समझता कि भाई मैं पूरे इंडिया का ही पहलवान हूँ। जिले भर के लोग उसके नाम से अवश्य परिचित थे। लुट्टन के माता पिता उसे 9 वर्ष की उम्र में ही अनाथ बनाकर चल बसे थे। तो कितने वर्ष की आयु में? 9 वर्ष की आयु में। सौभाग्यवश शादी हो चुकी थी, वरना वह भी माँ बाप का अनुसरण करता। यानी कि वो भी दोस्तों फिर क्या है, चल देता, लेकिन शादी की वजह से है वो रुक गया। विधवा सास ने पाल पोस कर बड़ा किया। बचपन में वह गाय चराता, धारोष्ण दूध पीता। यानी कि गाय का जैसे दोस्तों दूध काटते हैं तो थन मुंह में थन लगा कर ये दोस्तों वो दूध पीता था। यानी धार से निकला हुआ दूध है वो गरम गरम होता है, तो धारोष्ण दूध पीता और कसरत किया करता था। गांव के लोग उसकी सास को तरह तरह की तकलीफ दिया करते थे। लुट्टन के सिर पर कसरत की धुन लोगों से बदला लेने के लिए ही सवार हुई थी। नियमित कसरत ने किशोरावस्था में ही उसके सीने और बाहों को सुडौल तथा मांसल बना दिया था। जवानी में कदम रखते ही वह गांव में सबसे अच्छा पहलवान समझा जाने लगा। लोग उससे डरने लगे और वह हाथों को दोनों ओर 45 डिग्री की दूरी पर फैलाकर पहलवानों की भांति चलने लगा। वह कुश्ती भी लड़ता था। तो कितनी डिग्री पर फैला कर चलता था? 45 डिग्री पर। तो यहाँ पर दोस्तों आपके 2-3 क्वेश्चन ही आए हैं। किसका जिक्र है? लुट्टन सिंह पहलवान का। ठीक है। और किसके माध्यम से संजीवनी शक्ति भरता था? तो वो आपके ढोलक के माध्यम से संजीवनी शक्ति है भरता था। 9 वर्ष की अवस्था में उसके माता पिता की मृत्यु हो गई। एक बार दंगल देखने श्यामनगर मेला गया। ठीक है। पहलवानों की कुश्ती और दांव पेच देखकर उससे नहीं रहा गया। जवानी की मस्ती और ढोल की ललकारती हुई आवाज़ ने उसकी नसों में बिजली उत्पन्न कर दी। उसने बिना कुछ सोचे समझे दंगल में शेर के बच्चे को चुनौती दी। यानी कि दोस्तों किस स्थान पर? श्यामनगर मेले में। ठीक है। दंगल देखने जाता है तो वहाँ पर सबसे पहले दोस्तों यदि आपसे पूछा जाए कि लुट्टन सिंह पहलवान ने सबसे पहले किससे लड़ाई लड़ी, किससे दंगल लड़ा, तो वो है शेर के बच्चे से। और कहाँ पर? श्यामनगर मेले में। शेर के बच्चे का असल नाम था चांद सिंह। बहुत ही दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि चांद सिंह किसका नाम था? शेर के बच्चे का असली नाम क्या था? तो वो था आपका चांद सिंह। वह अपने गुरु पहलवान बादल सिंह के साथ पंजाब से पहल श्यामनगर मेले में आया था। तो चांद सिंह यानी कि शेर के बच्चे के बारे में आपको 2 बात याद रखनी है। गुरु था उसका बादल सिंह। कहाँ से संबंध था? पंजाब का पहलवान था। सुंदर जवान, अंग प्रत्यंग से सुंदरता टपक पड़ती थी। 3 दिनों में ही पंजाबी और पठान पहलवानों के गिरोह के अपनी जोड़ी और उम्र के सभी पट्टों को पछाड़कर उसने शेर के बच्चे की टाइटल यानी कि उपाधि प्राप्त कर ली थी। इसलिए वह दंगल के मैदान में लंगोट लगाकर एक अजीब किलकारी भरकर छोटी दुर्की लगाया करता था। देशी नौजवान पहलवान उससे लड़ने की कल्पना से भी घबराते थे। अपनी टाइटल को सत्य प्रमाणित करने के लिए चांद बीच बीच में दहाड़ता फिरता था। यानी कि शेर का बच्चा था तो उनके अंदर ऊपर थोड़ा सा दहाड़ भी देता था। श्यामनगर के दंगल और शिकार प्रिय वृद्ध राजा साहब उसे दरबार में रखने की बातें कर ही रहे थे। यानी कि जो श्यामनगर दंगल होता है तो उसके शिकार प्रिय वृद्ध राजा थे, वो सोच रहे थे कि भाई मैं शेर के बच्चे को अपने दरबार में रख लूँ, जिससे कि ये अन्य जगहों पर मेरी तरफ से लड़ करके हमारा नाम है वो रोशन करे। कि लुट्टन ने शेर के बच्चे को चुनौती दे दी। सम्मान प्राप्त चांद सिंह पहले तो किंचित उसकी स्पर्धा पर मुस्कुराया, फिर वाज की तरह उस पर टूट पड़ा। शांत दर्शकों की भीड़ में खलबली मच गई। पागल है पागल, मरा है मरा मरा। पर बाहरे बहादुर लुट्टन बड़ी सफाई से आक्रमण को संभाल कर निकल कर उठ खड़ा हुआ और पैंतरा दिखाने लगा। राजा साहब ने कुश्ती बंद करवाकर लुट्टन को अपने पास बुलवाया और समझाया। अंत में उसकी हिम्मत की प्रशंसा करते हुए 10 रुपये का नोट देकर कहने लगे, जाओ मेला देखकर घर जाओ। तो राजा साहब ने दोस्तों पहली बार लुट्टन को कितने रुपए का नोट दिया? 10 रुपये का नोट दिया था। यानी कि जैसे ही लुट्टन ने पहलवान को चांद खां को चुनौती दी तो सब लोग करने कि भाई मर जाएगा। थोड़ी बहुत लड़ाई भी हुई, कुश्ती भी हुई, लेकिन राजा साहब ने बचा लिया कि भाई आजा तू, मेला देख करके 10 रुपये का नोट दिया और मेला देख करके तू घर जा। तो लुट्टन सिंह कहता है, नहीं सरकार, लड़ेंगे, हुक्म हो सरकार, तुम पागल हो जाओ। मैनेजर साहब से लेकर सिपाहियों तक ने धमकाया, देह में गोश्त नहीं, लड़ने चला है शेर के बच्चे से। सरकार इतना समझा रहे हैं। दुहाई सरकार, पत्थर पर माथा पटक कर मर जाऊंगा, मिले हुक्म। वह हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाता रहा था।
भीड़ अधीर हो रही थी, बाजे बंद हो गए थे। पंजाबी पहलवानों की जमायत क्रोध से पागल होकर लुट्टन पर गालियों की बौछार कर रही थी। दर्शकों की मंडली उत्तेजित हो रही थी। कोई कोई लुट्टन के पक्ष में चिल्ला उठता था, उसे लड़ने दिया जाए। अकेला चांद सिंह मैदान में खड़ा व्यर्थ मुस्कुराने की चेष्टा कर रहा था। पहली पकड़ में ही अपने प्रतिद्वंदी की शक्ति का अंदाज़ा उसे मिल गया था। विवश होकर राजा साहब ने आज्ञा दे दी, लड़ने दो। बाजे बजने लगी, दर्शकों में फिर उत्तेजना फैली, कोलाहल बढ़ गया। मेले के दुकानदार दुकान बंद करके दौड़े। चांद सिंह की जोड़ी, चांद सिंह की कुश्ती हो रही है। चट धा गिड़धा, आजा भिड़ जा, आजा भिड़ जा, चट धा गिड़धा। भरी आवाज़ में एक ढोल जो अब तक चुप था बोलने लगा, धाक देना, धाक देना, धाक देना, वाह पट्टे, वाह फट्टे। तो दोस्तों इसका भी आपको तीसरा है ये ढोलक की आवाज़। लुट्टन को चांद ने कसकर दबा लिया। अरे गया गया, दर्शकों ने तालियां बजाईं। हलवा हो जाएगा हलवा, हंसी खेल नहीं, शेर का बच्चा है बच्चू। चट धा गिड़धा, चट धा गिड़धा, मत डरना, मत डरना, मत डरना। तो ये दोस्तों आपका चौथा हो गया कि चट धा गिड़धा, चट धा गिड़धा, मत डरना, मत डरना। लुट्टन की गर्दन पर कोहनी डाल करके चांद चित्त करने की कोशिश कर रहा था। वहीं दफना दे बहादुर बादल सिंह अपने शिष्य को उत्तेजित कर रहा था। लुट्टन की आंखें बाहर निकल रही थीं, उसकी छाती फटने फटने को हो रही थी। राजमत बहुमत चांद के पक्ष में था, यानी कि जो सारी जनता है, राजा था दोस्तों, ठीक है, उसके जो मैनेजर थे, सारे जो सिपाही थे, वो चांद के पक्ष में थे। सभी चांद को शाबाशी दे रहे थे। लुट्टन के पक्ष में सिर्फ ढोल की आवाज़ थी। तो जब श्यामनगर मेले में चांद सिंह के साथ में लड़ाई लड़ी तो लुट्टन के पक्ष में कौन था? केवल दोस्तों ढोल की आवाज़ थी, जिसकी ताल पर वह अपनी शक्ति और दांव पेच की परीक्षा ले रहा था, अपनी हिम्मत को बढ़ा रहा था। अचानक ढोल की एक पतली आवाज़ सुनाई दी, धाक देना, तिरकट देना, धाक देना, तिरकट देना। तो ये दोस्तों आपका पांचवा हो गया। लुट्टन को स्पष्ट सुनाई दिया, ढोल कह रहा था, दांव काटो बाहर हो जा, दांव काटो बाहर हो जा। ठीक है। लोगों के आश्चर्य की सीमा नहीं रही। लुट्टन दांव काट कर बाहर निकला और तुरंत लपक कर उसने चांद की गर्दन पकड़ ली। वाह रे मिट्टी के शेर, अच्छा बाहर निकल आया, इसीलिए तो जनमत बदल रहा था। यानी कि अब जो जनमत था, ठीक है, जो जनता की आवाज़ थी, वो धीरे धीरे लुट्टन के पक्ष में होने लगी। मोटी और भौंडी आवाज़ वाला ढोल बज उठा, चटाक चढ़दा, उठा पटक दे, उठा पटक दे। यानी कि ये भी दोस्तों आपका 5 तक ये पहले भी आ चुका है, तो अब तक 5 हैं वो ढोल के शब्द हो चुके हैं। लुट्टन ने चालाकी से दांव और जोर लगाकर चांद को ज़मीन पर दे मारा। धिना धिना धिक देना, अर्थात चित करो, चित करो। ये दोस्तों आपका हो गया छठवां। ठीक है, धिना धिना धिक देना, चित करो, चित करो। लुट्टन ने अंतिम जोर लगाया और चांद सिंह चारों खाने चित हो रहा। धागिड़दा धागिड़दा धागिड़दा, वाह बहादुर, वाह बहादुर, वाह बहादुर। तो ये दोस्तों आपका वाह बहादुर, ये आपका अगला हो गया। जनता यह स्थिर नहीं कर सकी कि किसकी जय ध्वनि की जाए। फलते अपनी अपनी इच्छानुसार किसी ने माँ दुर्गा की, महावीर जी की, कुछ ने राजा श्यामानंद की। तो राजा कौन था दोस्तों? श्यामनगर का श्यामानंद, ठीक है, की जय ध्वनि की थी। अंत में सम्मिलित जैसे आकाश गूंज उठा। विजयी लुट्टन कूदता फांदता, ताल ठोकता सबसे पहले बाजे वालों की ओर दौड़ा और ढोलों को श्रद्धापूर्वक प्रणाम किया। श्यामनगर मेले में जीतने के बाद लुट्टन सिंह किसको दोस्तों प्रणाम करता है? राजा को, वहाँ की जनता को, ठीक है, ईश्वर को और दोस्तों ढोल को। तो वहाँ पर आपका ऑप्शन हो जाएगा ढोल को। फिर दौड़कर उसने राजा साहब को गोद में उठा लिया। राजा साहब के कीमती कपड़े मिट्टी में सन गए। मैनेजर साहब ने आपत्ति की, हैं अरे अरे, किंतु राजा साहब ने स्वयं उसे छाती से लगाकर गदगद होकर कहा, जीते रहो बहादुर, तुमने मिट्टी की लाज रख ली। पंजाबी पहलवानों की जमायत चांद सिंह की आंखें पोंछ रही थी। लुट्टन को राजा साहब ने पुरस्कृत ही नहीं किया, अपने दरबार में सदा के लिए रख लिया। तब से लुट्टन राज पहलवान हो गया। तो कहाँ का दोस्तों आपका राज पहलवान था? श्यामनगर का। राजा साहब उससे लुट्टन सिंह कहकर पुकारने लगे। राज पंडितों ने मुंह बिचकाया, हुजूर जाति का, यानी कि दोस्तों जाति का ये थोड़ा सा शूद्र होगा या किसी भी नीच जाति का होगा, तो उन्होंने इस प्रकार के मुंह बनाया। मैनेजर साहब क्षत्रिय थे। क्लीन शेव्ड चेहरे को संकुचित करते हुए अपनी शक्ति लगाकर नाक के बाल उखाड़ रहे थे। चुटकी से अत्याचारी बाल को रगड़ते हुए बोले, हाँ सरकार, यह अन्याय है। यानी कि आप किसी भी नीची जाति के व्यक्ति को आप राज पहलवान वो कैसे बना सकते हैं? राजा साहब ने मुस्कुराते हुए सिर्फ इतना ही कहा, उसने क्षत्रिय का काम किया है। तो दोस्तों
ये आपसे संवाद पूछा जा सकता है कि ये किसने कहा था, राजा साहब ने। भाई आप जन्म से नहीं बल्कि आप कर्म से है, वो आपकी जाति डिसाइड होती है, ठीक है, आपका धर्म डिसाइड होता है कि आप किस जाति के, किस अधिकार के, किस स्थान के दोस्तों आप अधिकारी हैं, ठीक है। उसी दिन से लुट्टन सिंह पहलवान की कीर्ति दूर दूर तक फैल गई। पौष्टिक भोजन और व्यायाम तथा राजा साहब की स्नेह दृष्टि ने उसकी प्रसिद्धि में चार चांद लगा दिए। कुछ वर्षों में ही उसने एक एक कर सभी नामी पहलवानों को मिट्टी सूंघकर आसमान दिखा दिया। काला खां के संबंध में यह बात मशहूर थी कि जो ही वह लंगोट लगाकर आली कहकर अपने प्रतिद्वंदी पर टूटता है, प्रतिद्वंदी पहलवान को लकवा मार जाता है। लुट्टन ने उसको भी पटक कर लोगों का भ्रम दूर कर दिया। यानी भाई काला खां था, एक पहलवान था, ठीक है, तो वो किस शब्द का उच्चारण करता था, आली, ठीक है। और आपसे पूछा जाए कि लकवा किस पहलवान के मार जाता था, तो वो था काला खां। लुट्टन ने उसको भी दोस्तों चारों खाने चित्त कर दिया। उसके बाद से वह राज दरबार का दर्शनीय जीव रहा। चिड़िया खाने में, पिछड़े में और जंजीरों को झकझोर कर बाघ दहाड़ता, हाँ हूँ। सुनने वाले कहते राजा साहब का बाघ बोला। तो श्यामनगर का जो था, जो दर्शनीय जीव कौन था, तो वो था आपका लुट्टन सिंह। ठाकुरबाड़े के सामने पहलवान गरजता, महावीर लोग समझ लेते पहलवान बोला। मेलों में वह घुटने तक लंबा चोगा घुटने का लंबा चोगा पहने अस्त व्यस्त पगड़ी बांधकर मतवाले हाथी की तरह झूमता चलता। दुकानदारों को चोहल करने की सूझती। हलवाई अपनी दुकान पर बुलाता, पहलवान काका ताज़ा रसगुल्ला बना है, जरा नाश्ता कर लो। पहलवान बच्चों की सी स्वाभाविक हंसी हंसकर बोला, अरे तनी मनी काहे, ले आप 1.5 सेर, और बैठ जाता। 2 सेर रसगुल्ला को दरस्त करके मुंह में 8-10 पान की गिलोरियां ठूस ठुड्डी को पान के रस से लाल करते हुए अपनी चाल से मेले में घूमता। मेले में दरबार लौटने के समय उसकी अजीब हुलिया रहती। आंखों में रंगीन अबरक का चश्मा, हाथ में खिलौने को नचाता और मुंह से पीतल की सीटी बजाता। हंसता हुआ वह वापस आता। बल और शरीर की वृद्धि के साथ बुद्धि का परिणाम घटकर बच्चों की बुद्धि के बराबर ही रह गया था उसमें। यानी कि दोस्तों जैसे जैसे उसकी शरीर का विकास हुआ, उसमें बल का विकास हुआ, उसकी ताकत का दोस्तों विस्तार हुआ, उसी प्रकार दोस्तों आपकी बुद्धि है वो कम होती गई। और आप देखते हैं कि जो भी दोस्तों शारीरिक श्रम करते हैं या फिर जो पहलवानी करते हैं, तो उनमें ज़्यादा वो बुद्धि लगाते नहीं हैं, वो केवल अपने शरीर पर ध्यान देते हैं। तो ये दोस्तों किसी भी एक चीज़ पे फोकस करने का नतीजा होता है कि जब आप किसी एक पर्टिकुलर चीज़ पर आप फोकस करते हैं तो फिर आपको उसमें वृद्धि होती है, और अन्य चीज़ हैं दोस्तों वो अपने आप ही कम होती हैं, क्योंकि जो एक चीज़ है वो सभी का स्थान है वो लेने लगती है। दंगल में ढोल की आवाज़ सुनते ही वह अपने भारी भरकम शरीर का प्रदर्शन करना शुरू कर देता था। उसकी जोड़ी तो मिलती नहीं थी, यदि कोई इससे लड़ना भी चाहता तो राजा साहब लुट्टन को आज्ञा ही नहीं देते। इसलिए वह निराश होकर लंगोट लगाकर देह में मिट्टी मलकर और उछालकर अपने को सांड भैंसा साबित करता रहता था। बूढ़े राजा साहब देख देख कर मुस्कुराते रहते। यूँ ही 15 वर्ष बीत गए। पहलवान अजय रहा। वह दंगल में अपने दोनों पुत्रों को लेकर उतरता था। पहलवान की सास पहले ही मर चुकी थी। पहलवान की स्त्री भी 2 पहलवानों को पैदा करके स्वर्ग सिधार गई थी। दोनों लड़के पिता की तरह ही गठीले और तगड़े थे। दंगल में दोनों को देखकर लोगों के मुंह से अनायास ही निकल पड़ता, वाह बाप से बढ़कर निकलेंगे ये दोनों बेटे। दोनों ही लड़के राज दरबार के भावी पहलवान घोषित किए जा चुके थे। तो यदि आपसे पूछे कि श्यामनगर के राज दरबार था, उसके भावी पहलवान कौन था, तो पहलवान के दोनों लड़के। अतः दोनों का भरण पोषण दरबार से ही हो रहा था। प्रतिदिन प्रातःकाल पहलवान स्वयं ढोलक बजाकर दोनों से कसरत करवाता था। दोपहर में लेटे लेटे दोनों को शारीरिक सांसारिक ज्ञान की भी शिक्षा देता। समझे, ढोलक की आवाज़ पर पूरा ध्यान देना। हाँ, मेरा गुरु कोई नहीं बल्कि यही ढोल है, समझे। तो यदि आपसे पूछे कि पहलवान का गुरु कौन था, तो वो थी आपकी ढोलक। ढोल की आवाज़ के प्रताप से ही मैं पहलवान हुआ। दंगल में उतरकर सबसे पहले ढोलों को प्रणाम करना, समझे। ऐसी ही बहुत सी बातें वह कहा करता था। फिर मालिक को कैसे खुश रखा जाता है, कब कैसा व्यवहार करना चाहिए आदि की शिक्षा वह नित्य दिया करता था। किंतु उसकी शिक्षा दीक्षा सब किए कराए पर एक दिन पानी फिर गया। वृद्ध राजा स्वर्ग सिधार गए। नए राजकुमार ने विलायत से आते ही राज्य को अपने हाथ में ले लिया। राजा साहब के समक्ष शिथिलता आ गई थी।
राजकुमार के आते ही दूर हो गई। बहुत से परिवर्तन हुए, उन्हीं परिवर्तनों की चपेटाघात में पड़ा पहलवान भी। दंगल का स्थान घोड़े की रेस ने ले लिया। तो दंगल के स्थान पर किसका हो गया? घोड़े की रेस का हो गया, क्योंकि घोड़े की रेस है दोस्तों वो विदेशों में होती है और राजकुमार है वो विदेश में पड़ा हुआ था। तो उसने दोस्तों यहाँ पर घोड़े की रेस करवाने के लिए एक ट्रैक बनवाने का फैसला किया। पहलवान तथा दोनों भाभी पहलवानों का दैनिक भोजन व्यय सुनते ही राजकुमार ने कहा टेरिबल, यानी कि बहुत ही ज़्यादा भयानक। भाई पहलवान है तो वो तो बहुत ज़्यादा ही खाएंगे। नए मैनेजर साहब ने कहा हॉरिबल। पहलवान को साफ जवाब मिल गया, राज दरबार में उसकी आवश्यकता नहीं। उसको गिड़गिड़ाने का भी मौका नहीं दिया गया। उसी दिन वह ढोलक कंधे पर लटकाकर अपने दोनों पुत्रों के साथ अपने गांव में लौट आया और वहीं रहने लगा। गांव के एक छोर पर गांव वालों ने एक झोंपड़ी बांध दी। वहीं रहकर वह गांव के नौजवानों और चरवाहों को कुश्ती सिखाने लगा। खाने पीने का खर्च गांव वालों की ओर से बंधा हुआ था। सुबह शाम वह स्वयं ढोलक बजाकर अपने शिष्यों और पुत्रों को दांव पेच वगैरह सिखाया करता था। गांव के किसान और खेतीहर मजदूर के बच्चे भला क्या खाकर कुश्ती सीखते। धीरे धीरे पहलवान का स्कूल खाली पड़ने लगा। अंत में अपने दोनों पुत्रों को ही वह ढोलक बजा बजा कर लड़ाता रहता सिखाता रहा। दोनों लड़के दिन भर मजदूरी करके जो कुछ भी लाते उसी से गुजर होती रही। अकस्मात गांव पर यह वज्रपात हुआ। पहले अनावृष्टि यानी पहले सूखा पड़ा, फिर अन्न की कमी और तब मलेरिया और हैजे ने मिलकर गांव को भूनना शुरू किया। गांव प्राय सूना हो चला था। घर के घर खाली पड़ गए थे। रोज़ 2-3 लाशें उठने लगी थी। लोगों में खलबली मची हुई थी कि दिन में तो कलरव, हाहाकार और हृदय विदारक रुदन के बावजूद भी लोगों के चेहरे पर कुछ प्रभा दृष्टिगोचर होती थी। शायद सूर्य के प्रकाश में सूर्योदय होते ही लोग कांखते कूखते कराहते अपने अपने घरों से बाहर निकलकर अपने पड़ोसियों और आदमियों का ढांढस देते थे। अरे क्या करेगी रोकर दुल्हन, जो गया सो चला गया, वह तुम्हारा नहीं था, वह जो है उसको तो देखो। भैया घर में मुर्दा रख के कब तक रोओगे, कफन की क्या जरूरत है, दे आओ नदीमा। तो इस प्रकार की बातें हैं वो मरने पर होती थी। किंतु सूर्यास्त्र होते ही जब लोग अपनी अपनी झोंपड़ियों में घुस जाते तो चूं भी नहीं करते थे। उनकी बोलने की शक्ति भी जाती रहती थी। पास में दम तोड़ते हुए पुत्र को अंतिम बार बेटा कहकर पुकारने की हिम्मत भी माताओं की नहीं होती थी। रात की विभीषिका को सिर्फ अब दोस्तों ये दोबारा से कहानी वहीं लौट आई है जहाँ से ये शुरू हुई थी, यानी कि प्लेग और दोस्तों हैजा की बीमारी है वो फैल गई थी। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यदि आपसे पूछा जाए कि कौन सी बीमारी फैली, तो वहाँ पर आपके मलेरिया था दोस्तों, मलेरिया और हैजे की बीमारी है वो लुट्टन सिंह के गांव में फैल गई थी। रात की विभीषिका को सिर्फ पहलवान की ढोलक ही ललकार कर चुनौती देती रहती थी। पहलवान संध्या से सुबह तक चाहे जिस ख्याल से ढोलक बजाता हो, किंतु गांव के अर्धमृत औषधि उपचार पथ्य विहीन प्राणियों में वह संजीवनी शक्ति भरती थी। यानी कि पहलवान की जो ढोलक है वही दोस्तों संजीवनी शक्ति भरती थी, आशा का संचार करती थी। बूढ़े बच्चे जवानों की शक्तिहीन आंखों के आगे दंगल का दृश्य नाचने लगता था। स्पंदन शक्ति शून्य स्नायुओं में भी बिजली दौड़ जाती थी। अवश्य ही ढोलक की आवाज़ में ना तो बुखार हटाने का कोई गुण था और ना महामारी की सर्वनाश शक्ति को रोकने की शक्ति ही। पर इसमें संदेह है नहीं कि मरते हुए प्राणियों को आंख मूंदते समय कोई तकलीफ नहीं होती थी, मृत्यु से वे डरते नहीं थे। तो इस तरह दोस्तों एक आशा का संचार है वो पहलवान की ढोलक लोगों में करती थी। जिस दिन पहलवान के दोनों बेटे क्रूर काल की चपेटाघात में पड़े, असह्य वेदना से छटपटाते हुए दोनों ने कहा, बाबा उठा पटक दो वाला ताल बजाओ। यानी कि कौन सा दोस्तों, चटाक गिड़दा। तो ये उठा पटक दो वाला ताल है वो बजाने के लिए उन्होंने कहा था। चटाक चटदा सारी रात ढोलक पीटता रहा पहलवान। बीच बीच में पहलवानों की भाषा में उत्साहित भी करता, मारो बहादुर। प्रातःकाल उसने देखा उसके दोनों बच्चे जमीन पर निस्पंद पड़े हैं। दोनों पेट के बल पड़े हुए थे। एक ने दांत से थोड़ी मिट्टी खोद ली थी। एक लंबी सांस लेकर पहलवान ने मुस्कुराने की चेष्टा की। दोनों बहादुर गिर पड़े। यानी कि दोस्तों ज़िंदगी में तो किसी पहलवान से चित नहीं हुए, लेकिन जो ये महामारी थी और जो मौत थी दोस्तों उसने चित कर दिया। उस दिन पहलवान ने राजा श्यामानंद की दी हुई रेशमी जांघिया पहन ली। सारे शरीर में मिट्टी मलकर थोड़ी कसरत की, फिर दोनों पुत्रों को कंधों पर डालकर नदी में बहा आया। लोगों ने सुना तो दंग रह गए, कितनों की हिम्मत टूट गई। किंतु रात में फिर पहलवान की ढोलक की आवाज़ प्रतिदिन की भांति सुनाई पड़ी। लोगों की हिम्मत दुगनी बढ़ गई। संतप्त पिता माताओं ने कहा, दोनों पहलवान के बेटे मर गए, पर पहलवान की हिम्मत तो देखो, 1.5 हाथ का कलेजा है। 4-5 दिनों के बाद एक रात को ढोलक की आवाज़ नहीं सुनाई पड़ी। ढोलक नहीं बोली। पहलवान के कुछ दिलेर किंतु रुग्ण
शिष्यों ने प्रातःकाल जाकर देखा, पहलवान की लाश चित पड़ी है। आंसू पोंछते हुए एक ने कहा, गुरुजी कहा करते थे कि जब मैं मर जाऊं तो चिता पर मुझे चित्त नहीं, पेट केवल सुलाना। मैं जिंदगी में कभी चित नहीं हुआ और चिता सुलगाते समय ढोलक बजा देना, वह आगे बोल नहीं सका। तो दोस्तों आप देखते हैं कि किस प्रकार इस पूरी कहानी को पढ़ते हुए अंत में दोस्तों हम भावुकता की एक सीमा पर दोस्तों पहुंच जाते हैं कि जो पहलवान था वो ज़िंदगी में कभी भी किसी से चित नहीं हुआ और उसने ये भी कहा कि जब मैं मर जाऊं तो मुझे चिता पर पेट के बल लेटाना, यानी कि मैं ज़िंदगी में दोस्तों मौत को भी हरा करके उससे पार जाना चाहता हूँ। तो इस प्रकार दोस्तों आपका ये पहलवान की ढोलक पाठ है। तो यहाँ पर हम क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन ज़्यादातर मैंने आपको बता दिए हैं, केवल आपको ढोलों की आवाज़ है, यदि कठिन क्वेश्चन बनेगा दोस्तों तो वहाँ से। और श्यामनगर मेले में चांद खां और दोस्तों एक काला खां है, ठीक है, 9 वर्ष की अवस्था में उसकी मृत्यु हो गई। पहलवान की ढोलक कहानी विदा की रचना है फणीश्वरनाथ रेणु की। तो ये दोस्तों आपके क्वेश्चन है वो बनते हैं, ठीक है। संजीवनी शक्ति भरने का कार्य ढोलक करती थी। पहलवान के कितने बेटे थे? 2 बेटे थे, ठीक है। कौन सी महामारी फैली थी? मलेरिया और हैजे की महामारी फैली थी। ढोलक की थाप मृत गांव में संजीवनी शक्ति बढ़ती रहती थी। तो ये दोस्तों आपका हो जाएगा, ठीक है। और आपसे पूछा जाए कि भाई जैसे ही विलायत से वो आया तो उसने किसके स्थान पर पहलवान को है वो रिप्लेस कर दिया? तो वो था आपके घोड़ों की रेस करवाने के लिए। तो इस प्रकार से दोस्तों आपकी यहाँ पर ये कहानी पहलवान की ढोलक है वो हो जाती है। हमने सबसे पहले फणीश्वरनाथ रेणु जी का जीवन परिचय पढ़ा, कौन कौन सी रचनाएं हैं। फिर उसके बाद में दोस्तों इस पाठ में क्या बताने की कोशिश की गई है कि किस प्रकार है दोस्तों वो आज हम लोक कलाओं को दोस्तों भूलते जा रहे हैं। आज भी आप देखेंगे अब से पहले थोड़े से दिनों पहले दोस्तों 8-10 साल पहले तक पहलवानों की कोई भी इज्जत नहीं होती थी। थोड़ा बहुत दोस्तों आपने दंगल यदि मूवी देखी है तो वहाँ पर भी दोस्तों जो आमिर खान है वो इसी चक्कर में पहलवानी को छोड़ देता है कि भाई खाओगे क्या मेडल खाओगे? मेडल तो ले आओगे लेकिन जब रोटी नहीं होगी खाने को तो क्या मेडल खाओगे? तो यही बात है दोस्तों, वो बहुत ज़्यादा है। कलाओं को दोस्तों प्रश्रय है वो नहीं दिया जाता है, बल्कि आज के समय में दोस्तों कलाओं में बहुत ही भेदभाव है, ठीक है। जहाँ पर जुगाड़ होता है दोस्तों वो आगे निकल जाते हैं, जिससे कला की कोई भी दोस्तों उन्नति नहीं होती है। वो शीर्ष पदों पे बैठे हैं, जबकि जो असली प्रतिभा है वो केवल दोस्तों दबी रह जाती है, पीछे रह जाती है। तो आज हमें दोस्तों व्यवस्था से हमारी दरकार है कि वो ऐसी कलाओं को आगे बढ़ाने में प्रोत्साहित करें। सच्चे कलाकारों को, सच्चे लोगों को दोस्तों आगे बढ़ने का यदि मौका मिलेगा तो भारत दोस्तों कला के शिखर पर पहुंच सकेगा। और जो ओलंपिक होता है दोस्तों आप उसमें देखेंगे कि भारत की भागीदारी कितनी कम है, तो वहाँ पर दोस्तों अपना जो स्थान है, अपना वजूद है वो दोस्तों बहुत ही अच्छे से कायम कर सकेगा। तो आशा करता हूँ कि आपको ये पहलवान की ढोलक पाठ है, कहानी है वो पसंद आई होगी। चलिए आपसे मिलता हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।